गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नो मक्कारी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे आप सब जानते हैं हमारा ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है और हमने यहाँ पर 3 मार्कर्स क्वेश्चंस को लिया है। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं अभी तक हमने 2014 और 2015 के पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 3 मार्कर्स क्वेश्चंस को किया है। अभी हम यहाँ पर 2016 के पेपर्स को कर रहे हैं, जिसमें से पेपर सेकंड का पार्ट ए चल रहा है, जिसमें से पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं 3 मार्कर। तो कुछ क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियोस में हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये हमारा पार्ट 43 है। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दिन राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता क्या होती है। तो आदर्श आचार संहिता क्या होती है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए नियम होते हैं। इसके तहत क्या होता है, नेताओं को गाइडलाइन जारी की जाती हैं। कुछ नियम और निर्देश होते हैं तो वो नेताओं के लिए जारी किए जाते हैं। इस गाइडलाइन के तहत उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। तो ये आचार संहिता है जो चुनाव की तारीख की घोषणा होती है उसके बाद ही लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक ये लागू रहती है। यह लागू होने के बाद कोई नेता अगर किसी तरह का गलत कार्य करता है तो वह पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ चुनाव आयोग है जो वो कड़ी कार्यवाही करता है। आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी नई योजना की शुरुआत नहीं कर सकती, नई घोषणाएं नहीं कर सकती। अगर कुछ खास परिस्थिति है तो उसमें चुनाव आयोग की परमिशन ली जाती है, तो उसकी इजाज़त लेकर ही ऐसा कार्य किया जाता है। इसमें सरकारी संसाधन होते हैं, जैसे सरकारी गाड़ी होती है, सरकारी बंगला होता है, एयरक्राफ्ट होता है, तो ये इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता। और प्रचार प्रसार संबंधी जो सामग्री होती हैं उसको भी यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे पोस्टर होते हैं, पोस्टर के साथ साथ नारे लगवाए जाते हैं, कहीं रैलियाँ निकलवाते हैं, बहुत कुछ होता है चुनाव के प्रचार के लिए, तो ये सब बंद होता है। और चुनाव के दिन जो प्रचार किया जाता है वो 100 मीटर की दूरी तक बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो ये चुनाव आचार संहिता होती है, आदर्श आचार संहिता, उसके अंतर्गत ये नियम होते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना नीति कटौती प्रस्ताव। तो नीति कटौती प्रस्ताव क्या होता है? यह होता है नीति कटौती प्रस्ताव संसद में जब बजट पारित की प्रक्रिया 6 स्तरों से इसमें गुजरते हैं। तो बजट प्रक्रिया होती है, बजट पारित करने की प्रक्रिया। तो उसमें क्या क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, आम बहस होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, अनुदान की मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। ये सब प्रक्रिया अपने बजट प्रस्तुत करने से पहले होती है। तो इसमें अनुदान की मांग पर मतदान होता है। तो इस अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी लाए जाते हैं। इनमें से एक नीति कटौती प्रस्ताव होता है, दूसरा आर्थिक कटौती प्रस्ताव होता है। तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, इसमें अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें मांग की राशि है जो एक निश्चित समय सीमा तक कम किया जाए, ऐसा आर्थिक कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत लाया जाता है। और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव होता है, यह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए।
तो हम नीति कटौती प्रस्ताव के बारे में देखते हैं तो क्या होता है, यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग राशि 1 रुपये कम कर दी जाए। सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकता है। यह एक अविश्वास प्रस्ताव की तरह होता है। ये नीति कटौती प्रस्ताव हुआ। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो स्वयं सहायता समूह क्या होता है? तो स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य है विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आपसी सहायता से निर्मित उन छोटे एवं स्वैच्छिक समूहों से है जो समस्तरीय व्यक्तियों द्वारा उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने, सामान्य समस्याओं या कमियों से छुटकारा पाने तथा उसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाने हेतु निर्मित होते हैं। इनके निर्माण का पहलकर्ता एक दूसरे से सामाजिक अंतरक्रिया तथा सभी सदस्यों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों पर बल देता है। स्वयं सहायता समूह का गठन देखें अपन तो इसमें 5 से 20 सदस्य मिलकर इसका गठन होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? सदस्यों को निर्धनता से मुक्ति दिलाना तथा आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कराना होता है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्रायः समान हित, समान लिंग, समजातीय, समवर्गीय तथा परस्पर एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, अर्थात इनमें विषमता की कार्यप्रणाली नहीं पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो हम इसके बारे में देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो स्थानीय स्तर पर सदस्यों के द्वारा छोटे छोटे योगदान से पूंजी का निर्माण कर सामाजिक एवं व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने की अवधारणा। मध्य प्रदेश में देखें तो महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग में सरकार भूमिका निभा रही है। जैसे महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों से कम ब्याज दरों पर बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक ऋण दिलाने की योजना शुरू की। यह लाभ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया जाएगा। वैसे गरीबी उन्मूलन के लिए भी मध्य प्रदेश में काम किया जा रहा है। तो इसमें जो गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली स्वयं सहायता समूह और उनके परिसंघों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा की है। स्वयं सहायता समूह की 5% ब्याज की दर से ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। वैसे अभी 2019 की बात करें तो जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह में पोषण आहार तैयार कराने का निर्णय लिया था, जो आंगनबाड़ी में वितरित किया जाएगा। इससे कुपोषण में सहायता मिलेगी। तो ये सब मध्य प्रदेश में अभी चल रहे हैं। आजीविका मिशन के तहत कुछ कार्य किए जा रहे हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है परमादेश। तो परमादेश क्या होता है? हम देखें तो हमारे संविधान में भाग 3 में अवस्थित मौलिक अधिकार हैं अवस्थित हैं, जिसमें आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत संविधान की रक्षा का अधिकार आता है। इसी कारण आर्टिकल 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट और आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है, जिसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर अपन हिरासत में लेते हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड है अपना परमादेश। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। ये परमादेश के अंतर्गत आता है। परमादेश रिट किस किस के अंतर्गत मतलब जारी नहीं होती है, तो वो निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं, संविदात्मक
लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, इनके विरुद्ध यह लागू नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है प्रतिषेध, फिर आता है उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये अपनी रेटों के अंतर्गत आते हैं, जो अपनी 5 रेटें हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किन आधारों पर राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जाता है? तो राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल होते हैं वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, जैसे प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी और सुधारवादी। ये 4 दल होते हैं। तो अपने क्वेश्चन में पूछा गया है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जाता है तो कैसे, किन आधारों पर? तो इसके लिए यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल माना जाएगा। इसके अंतर्गत और भी प्रावधान है। कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, और यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में कहलाएंगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो वैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की बात करें तो इस कानून को 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया था। यह किन किन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था? जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स और ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने, कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने अमल में लाया गया था। अब डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें तो वर्तमान में नागरिकों द्वारा जमा किए जाने वाले कई सारे आवेदनों या प्रपत्रों पर भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो डिजिटल हस्ताक्षर पारंपरिक कागज आधारित हस्ताक्षर को लेता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट में बदल देता है। यह फिंगरप्रिंट या कूट संदेश दस्तावेज और हस्ताक्षरकर्ता दोनों के लिए अद्वितीय है और उन्हें एक साथ ला देता है। संक्षेप में हम देखें इसको तो डिजिटल हस्ताक्षर का वही कार्य है जो हस्तलिखित हस्ताक्षर का। डिजिटल हस्ताक्षर के कुछ मुख्य विशेषताओं में गैर प्रत्याख्यान, समग्रता और प्रामाणिकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 असममित क्रिप्टो सिस्टम पर आधारित डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक कानूनी वैधता प्रदान करता है। इसके हम लाभ देखें तो लाभ है सुरक्षित ऑनलाइन सेवा, भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें हार्डवेयर टोकने की आवश्यकता नहीं, प्रमाणित करने के लिए एक से अधिक तरीके होते हैं और गोपनीयता होती है इसमें। तो हमने ये डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में जाना है और यहाँ पर लिखा है कागज आधारित हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट में बदल देता है। डिजिटल हस्ताक्षर का कार्य वही है जो हस्तलिखित हस्ताक्षर का। डिजिटल हस्ताक्षर के कुछ मुख्य विशेषताओं में गैर व्याख्यान, समग्रता और प्रामाणिकता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य। तो लोक लेखा समिति इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी और यह संसदीय समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं अपने राज्यसभा से।
इनके सदस्यों का चयन है जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसके अध्यक्ष के बारे में जाने तो अध्यक्ष का चुनाव होता है जो वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसी समिति के सदस्यों के द्वारा। इसका मुख्य कार्य देखें तो क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, और यह जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है इसको। इसमें विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रमों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसकी जांच करते समय समिति तकनीकी खामियों का भी आकलन करती है, जैसे आर्थिक घोटाले हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, अपव्यय और अकुशलता एवं अनावश्यक व्यय आदि की शिकायतें, इन सब की जानकारी से संबंधित इसकी जांच करता है। सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें क्या है, जिन क्षेत्रों तथा कार्यों के लिए सरकार द्वारा धन आवंटित किया जाता है या जुटाया जाता है, तो वो व्यय उन्हीं क्षेत्रों में किया गया है या नहीं, इसकी भी यह जांच करता है। अब आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति और सीएजी। तो आपको इनके बारे में आंसर राइट करना है और कमेंट करना है। तो आज के क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।